केंद्रीय कर्मचारी एवं मजदूर महासंघ केंद्रीय मुख्यालय दिल्ली द्वारा सरकार के कर्मचारी एवं मजदूर विरोधी कानूनों एवं बैंक बीमा एवं अन्य सरकारी संगठनों के निजीकरण एवं निगमीकरण के विरोध में 15 मार्च से विभिन्न चरणों में विरोध प्रदर्शन करेगा। इस क्रम में केंद्रीय मुख्यालय के आह्वान पर आज 15 मार्च को भोजन अवकाश के दौरान आयकर भवन में बैंक बीमा के निजीकरण के विरोध में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए सीओसी के प्रदेश महासचिव रविंद्र कुमार सिंह ने सरकार के गरीब किसान एवं केंद्रीय कर्मचारियों के प्रति तानाशाही रवैये के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जनता के पैसे से अर्जित की गई भारत की संपत्ति को सरकार चुनिंदा निजी कंपनियों एवं विदेशी ताकतों को सौंप रही है। मैं एनी रेलवे मजदूर का सेंट्रल प्रेसिडेंट हूँ और ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये जो आज हड़ताल हो रही है पूरे भारतवर्ष में आज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कॉन्फेडरेशन के तत्वाधान में जिसके महासचिव कॉमरेड श्री गोपाल मिश्रा जी हैं और हम लोगों ने सरकार की इन श्रम विरोधी नीतियों को लेकर के जो निजीकरण और निगमीकरण की जो नीतियां हैं जो सरकार सरकारी उपक्रमों को बेचने जा रही है और बेच रही है, लगातार बेच रही है, मजदूरों की आवाजों को सुन नहीं रही है और जो नए श्रम कानून अभी 1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं, हम लोग उनके विरोध में ये पूरे हिंदुस्तान में आज इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अभी बैंकें बंद हैं और आने वाले समय में अगर आवश्यकता पड़ी तो रेलवे ही बंद होगी। मैं रविंद्र कुमार सिंह, जनरल सेक्रेटरी कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स उत्तर प्रदेश का और इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन का मैं जनरल सेक्रेटरी। आज जो लंच आउट डेमोन्स्ट्रेशन इनकम टैक्स ऑफिस में किया गया है वो निजीकरण निगमीकरण के खिलाफ है। देश में बहुत सरकारी संस्थाएं हैं जिसको बेच करके या इन्वेस्टमेंट करके सरकार कुछ पैसे का राजस्व की कलेक्शन करना चाह रही है। वो तरीका से सारे कर्मचारी वर्ग, सारे वर्किंग क्लास में एक क्रोध सा है और उस क्रोध के रूप में आज पूरे हिंदुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन, बैंक, इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन के लोग आज लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन पर हैं और उस डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से ये सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अपना विरोध दर्ज कराते हैं और मांग करते हैं कि देश के लिए निगमीकरण या निजीकरण किसी भी मायने में हितकर नहीं है। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। क्या नुकसान है इससे अगर निजीकरण हो जाता है? सर, बहुत सारे नुकसान है। देखिए, सरकारी संस्था का मतलब गरीब होता है, गरीबी से आगे बढ़ता है। गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे 1 रुपये के रसीद पर जाकर हॉस्पिटल में अपनी दवा दारू कराते हैं। गरीब के बच्चे ही प्राइमरी स्कूल में 10 रुपये की फीस पर पढ़ पाते हैं। गरीब के बच्चे ही 10 रुपये में 100 किलोमीटर की दूरी रेलवे के द्वारा जा सकते हैं। इस सरकारी संस्थाओं के माध्यम से गरीबी से ऊपर उठने का, नौकरी मिलने का जो एक तरीका था गरीबों का, वह अगर इस प्रकार का निजीकरण होगा तो समझिए कि वो बेरोजगारी गरीबों के लिए और बढ़ जाएगी और गरीब ही रह जाएगा और जो अमीर है वो अमीर हो जाएगा। इसलिए सरकार को इसे निजीकरण निगमीकरण को वापस लेना चाहिए। साथियों, और निजीकरण से जो नुकसान होने वाला है यह किसी बड़े उद्योगपति के हाथ में आ जाएगा। जब बड़े उद्योगपति के हाथ में यह संस्थाएं आ जाएंगी तो समझिए कि उसका एकीकरण हो जाएगा, मनमानी हो जाएगा, वो जो चाहेंगे वही करेंगे और आम जनता को, अभी तो एम्प्लॉय को प्रॉब्लम हो रही है लेकिन आने वाले समय में यही स्थिति रहेगी तो वो आम पब्लिक को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथियों, यही नहीं, जब बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं वो प्राइवेट कंपनी ये सोचेगी, औद्योगिक घराना ये सोचेगा कि इस प्राइवेट कंपनी से हमें नुकसान हो रहा है तो विदेशी कंपनी को इसमें इन्वॉल्व करेगा और वही विदेशी कंपनी जब इन बैंकों पर अपना कब्जा कर लेंगी तो हमें फिर वही ईस्ट इंडियन कंपनी की जिस प्रकार से भारत में आगमन हुआ था जिन नीतियों को लेकर के, वही नीतियों का फिर आविर्भाव हो जाएगा और इसके लिए हमें वास्तव में इस निजीकरण का विरोध करना चाहिए। इसलिए हम सारे वर्किंग क्लास के लोग इस निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। इस्लामिया इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल मोहम्मद जावेद खालिद को अचानक से पद से हटाए जाने की सूचना मिलते ही तमाम शिक्षक प्रबंधक के विरोध में उतर आए।
शिक्षकों का कहना है कि प्रबंधन ने इस बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं दी और अचानक से फैसला कर इनको पद से बिना कारण बिना नोटिस हटा दिया। जब इस बारे में शिक्षकों को पता लगा तो आज बात करने प्रबंधक के पास पहुंचे, लेकिन इन्होंने मिलने से साफ इनकार कर दिया। प्रधानाचार्य जावेद खालिद का बर्खास्त की जब तक वापस नहीं होगी तब तक कॉलेज में बहिष्कार रहेगा। इस्लामिया कॉलेज कमेटी के अध्यक्ष नफीस अंसारी अध्यापकों ने घेराव करके विरोध जताया। मेरा नाम मोहम्मद नसीम अंसारी है, मैं यहाँ पर सहायक अध्यापक हूँ। अभी पिछली मीटिंग जो हुई थी उसमें 3 प्रमोशन थे। मेरा भी हिंदी विषय में प्रमोशन होना था, लेकिन अगली मीटिंग के लिए मुलतवी कर दिया गया और उसमें 2 प्रमोशन कर दिए गए। बड़े अफसोस की बात है कि एक तो मेरी उसमें सीनियरिटी मारी जाएगी, दूसरा ये कि अगर ये जो 14 तारीख की जो मीटिंग थी इसमें इस एजेंडे में उनको रखना चाहिए था, जिस तरह से पिछले एजेंडे में ये था कि अगली मीटिंग के लिए मुलतवी किया जाता है प्रमोशन, तो मेरा प्रमोशन क्यों नहीं किया गया, ये बड़े अफसोस की बात है। मेरा प्रमोशन भी होना चाहिए और बहुत ही गलत बात है। और पैसे की मांग रखी थी? नहीं, पैसे की तो खैर कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस तरह से मुझे इशारा मतलब ये है कि ये प्रमोशन रोकने के पीछे वजह क्या है। जब 3 प्रमोशन बात यह है, जब 3 प्रमोशन थे, 2 कर दिए गए, 1 रोक दिया गया। मैं क्वालिफाइड हूँ, 15 साल से ज़्यादा यहाँ पर सर्विस हो गई। गुटबंदी के चलते यहाँ पर आपस में जो मामले जो चल रहे हैं, कुछ मैनेजमेंट के साथ में जो टीचर्स लगे हुए हैं जो बड़े विध्वंसक हैं, ये समझ लीजिए, वो कॉलेज को तबाह कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहता मैं। प्रबंधक महोदय को पूरी तरह से उन्होंने जो है वो अपने चंगुल में ले लिया है, हाईजैक कर लिया है। उनसे वो काम लेते हैं, उनकी छवि को बर्बाद कर दिया है, ये समझ लीजिए। इससे बड़ा कोई मामला नहीं हो सकता कि हम मैनेजर इतने मतलब एक तरह से टर्मिनेट कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा गलत काम उनसे कराते रहते हैं। बड़े अफसोस की बात है इस्लामिया जैसे जावेद साहब के लिए कि हर हाल में उनकी बहाली होना चाहिए, हर हाल में बहाली होना चाहिए। सबसे ख़ास बात यह है कि मैनेजर साहब के यहाँ जाकर माफ़ी मांगने के बाद उनको विश्वास में लेकर और मीटिंग में मतलब उनको बर्खास्त कर दिया गया, इससे बड़ी कोई मतलब बात नहीं हो सकती। पता नहीं कैसे मुसलमान हैं, AMU से पढ़े हुए हैं हमारे मैनेजर साहब, इतने अच्छी पर्सनैलिटी है, लेकिन ऐसी धूमिल कर दी है इन लोगों ने, उनके साथ के लोगों ने, कि कुछ बताया नहीं जा सकता। हसीन हुसैन, असिस्टेंट मैनेजर FL मतलब वो उन्होंने अपने घर पे अग्रता दिखाते हुए करा है। कोई उनके खिलाफ ऐसे चार्ज नहीं है, ना वित्तीय अनियमितता का मामला है। क्यों करा है ये तो वही स्पष्ट करेंगे। मीटिंग में उन्होंने किस आधार पे करा है तो वो सार्वजनिक होना चाहिए, स्टाफ के सामने आना चाहिए। आप कमेटी से बात नहीं करेंगे? हाँ, बात करेंगे, कमेटी से बात करेंगे, उनको लिखित में और मौखिक से भी बात की जाएगी उनसे कि किस आधार पे गया, तो आधार तो बताएं क्या क्या है, उसको हम भी देखें। अध्यक्ष कमेटी के अध्यक्ष को संज्ञान में तो आना चाहिए ना कि उनको किस आधार पर हमने बर्खास्त किया। अच्छा, ऐसे नहीं लग रहा कमेटी गुंडागर्दी कर रही है? इससे पहले भी दोनों को टर्मिनेट कर, हाँ, इससे पहले भी KP सिंह साहब मैनेजर गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्योंकि अध्यक्ष जी से मैनेजर की इसीलिए बनती है कि वो अपनी मनमानी करते हैं। इससे पहले भी रिटायर होने से 3 दिन पहले उन्होंने KP सिंह साहब को टर्मिनेट किया था, तो बामुश्किल वो उन्होंने अपने आप को बचाया। उसके बाद में उसके अलावा एक एक्स प्रेसफिल नजमुल हसन खान साहब के वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा के उन्हें जेल भी करवाई उन्होंने, तो वो तो हठधर्मिता दिखा ही रहे हैं। अब ये उसका जवाब तो वही देंगे वो किस आधार पर उन्होंने करा है। जावेद खालिद को बर्खास्त करा गया, इसके बारे में कुछ क्या कहना चाहिए? जावेद खालिद साहब को कतई गलत तरीके से बर्खास्त किया गया है। प्रबंध समिति की बैठक का एजेंडा जारी हुआ था 14 मार्च 2021 के लिए। हम बहैसियत अध्यक्ष, डिप्टी मैनेजर ये बैठे हैं और मेंबर्स जब यहाँ पर आए तो यहाँ कोई मीटिंग नहीं थी, कोई मीटिंग हुई नहीं। अवैध कार्रवाई घर बैठ कर लिख के उनको टर्मिनेट करा गया, बिल्कुल गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और टीचर्स की लड़ाई में, उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं और टीचर्स जो भी निर्णय लेंगे विद्यालय से संबंधित, चाहे वो स्ट्राइक कर लें, धरने कर लें, हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। सर, आपका नाम डेजिग्नेशन क्या है? मोहम्मद नफीस अंसारी, अध्यक्ष प्रबंध समिति। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत कराने के संबंध में IMC के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी द्वारा पवित्र इस्लामिक ग्रंथ कुरान के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर की गई
याचिका व इस्लामिक विश्वास व आस्था के विरुद्ध की गई अरनगल बयानबाजी से देश के सामाजिक व सांप्रदायिक सौहार्द व सद्भाव को गहरा नुकसान पहुंचाने का अंदेशा उत्पन्न हो गया है। वसीम रिजवी के इस कृत्य से दो संप्रदायों के बीच नफरत पैदा होने कृत्य में व समाज की शांति को नुकसान पहुंचाने की संभावना है। ऐसा है, ये मामला वसीम रिजवी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के अंदर कुरान अजीम की 26 आयतों को निकालने के लिए एक PIL दाखिल की है। हमारा इस संबंध में कहना यह है, कौले खुदा कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा लाख ज़माना अगर कुरान न बदला जाएगा। आज इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता आज इकट्ठे होकर कलेक्ट्रेट पे आए और माननीय प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन जिला अधिकारी के द्वारा प्रेषित किया और उस पर हमने मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्वयता संज्ञान लेते हुए इसके खिलाफ अलग FIR दर्ज कराए और इसको गिरफ्तार करे। ये तो मामला माननीय प्रधानमंत्री का था, वो हमने उन्हें ज्ञापन दिया है। यहाँ पर बरेली प्रशासन और पुलिस से हमने अभी हम आदरणीय SSP महोदय से मिले थे, उन्होंने हम उनकी प्रशंसा करते हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी उनकी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने तुरंत अभी FIR के आदेश दे दिए, कोतवाली के अंदर मुकदमा पंजीकृत होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अगर इसके लिए जरा भी ढील किसी पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई तो हम माननीय न्यायालय के अंदर जाएंगे, 156(3) के अंदर जाएंगे। हम जब तक वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित नहीं करा लेंगे, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के कार्यकर्ता पदाधिकारी चैन से नहीं।